ठीक है। तो हम एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक के तत्व। और जो हमारा एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में दो वर्ग होते हैं। एक आपका वर्ग एक या फर्स्ट ए कहते हैं, और दूसरा जो वर्ग होता है उसको हम वर्ग दो या सेकंड ए वर्ग कहते हैं। जो फर्स्ट ए वर्ग होता है उसमें जो धातुएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्षार धातुएं, और जो वर्ग दो होता है उसमें जो स्थिर धातुएं होती हैं उनको हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो हम क्षार धातुओं के बारे में पढ़ रहे हैं और क्षार धातुओं के भौतिक व आवर्ती गुणधर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्षार धातुओं के चार भौतिक गुणों के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा पांचवा गुण है जो कि है गलनांक तथा क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? तो ये दो चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें देख लेते हैं कि गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। ये गलनांक, गलनांक को समझो भाई क्या होता है। अगर कोई सॉलिड, ठीक है, अगर कोई सॉलिड आपके पास है, सॉलिड का मतलब ठोस, तो सॉलिड को जब हम ताप देंगे, ठीक है, जब सॉलिड को क्या देंगे, ताप देंगे, तो ये ताप पा करके ये किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदलने लगता है। लिक्विड, ये किस में बदलने लगता है, लिक्विड में बदलने लगता है। तो ये जब ताप होता है, ठीक है, मान लीजिए कि टी डिग्री सेल्सियस पर ये सॉलिड किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। तो यही जो टी डिग्री सेल्सियस ताप है आपका, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है गलनांक। गलनांक, ठीक है। तो गलनांक का मतलब ये है कि वह ताप जिस पर जिस पर कोई कोई ठोस पदार्थ, जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव, ठीक है, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, बदल जाता है। तो गलनांक क्या होता है? गलनांक एक प्रकार का ताप होता है, एक ताप होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो उस ताप को ही हम कहते हैं गलनांक। और ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर बात करें हम लोहे की तो उसका कुछ और होगा, टंगस्टन की बात करें तो उसका गलनांक कुछ और होगा, ऐसे ही अगर बर्फ की बात करें तो गलनांक कुछ और होगा। ठीक है। तो होता क्या है मेनली कि ये जो सॉलिड, जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में बदल जाता है तो वह ताप क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, और ये पदार्थ आपका किसमें है, ये पदार्थ है ठोस अवस्था में। ये किसमें है, ठोस अवस्था में है। इसको आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप कर गर्म, और गर्म करने पर ये किसमें बदलना है इसको, तो ये द्रव अवस्था में बदलेगा। द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में बदलेगा। तो आप जानते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस अवस्था होती है, ठोस पदार्थों के जो घनत्व होते हैं वो अधिक होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है द्रव की अपेक्षा। मतलब जब ठोस पदार्थ द्रव में बदलेगा तो इसका घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व से क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जो आपके कण हैं, जो इस पदार्थ के कण हैं, ये कण कैसे हैं, बहुत पास पास हैं। ये कण कैसे हैं, बहुत पास पास में स्थित हैं। और जब ये द्रव अवस्था में जाएंगे तो ये कण कैसे हो जाएंगे, तो ये कण हो जाएंगे दूर दूर। ये कण कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। इस तरीके से ये कण आपके दूर दूर हो जाएंगे, मतलब इसका घनत्व कम हो जाएगा। तो अब ये जो यहाँ पर कण थे वो कैसे थे, नजदीक थे, और ये जो कण हैं ये कैसे हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं। तो ये दूर दूर क्यों हो रहे हैं, दूर दूर होने का कारण क्या है इनसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो कण होते हैं, इन कणों के बीच में, इन कणों के मध्य में, ये जो कण है और इन कणों के ये जो मध्य है, इन कणों के मध्य क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है।
ठीक है, एक प्रकार का बल होता है। और ये बल कैसा होता है, तो आकर्षण बल होता है। ये आपका होता है आकर्षण बल। आकर्षण बल, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान देना, ये आकर्षण बल होता है। ये आकर्षण बल जितना अधिक होगा, ये आकर्षण बल जितना अधिक होगा, हमको ऊर्जा या ताप उतना ही अधिक देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये आकर्षण, जो ये अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, ये अगर अधिक है, तो हमको यहाँ पर ताप क्या देना होगा, अधिक देना होगा। तब ये कण कहाँ जाएंगे, या ये अणु कहाँ होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आई। तो ये अगर कण आपके, मतलब कणों के बीच में अगर आकर्षण बल ज्यादा है, तो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, तब ये द्रव अवस्था में आएगा। लेकिन अगर यही आपका जो आकर्षण बल जो इन कणों के बीच लग रहा है, अगर वो कमजोर है, कमजोर है, तो हमको यहाँ ताप या ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, और ये कहाँ चला जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। ये बात समझ में आ गई भाई। जी सर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी प्रकार से आपका कैसा होता है, इसी प्रकार से मान लीजिए कि ये द्रव अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में है, और इसको फिर से क्या किया गया, गर्म किया गया, या इसको ताप दिया गया। और जब ये ताप दिया जाएगा, तो ये फिर कहाँ, इसके कण कहाँ चले जाएंगे, बहुत दूर दूर हो जाएंगे। मतलब ये किस में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा गैस अवस्था में। ये गैस अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। और इस ताप को, जिस ताप पर कोई द्रव किसमें पहुंचता है, गैस अवस्था में पहुंचता है, इसी को कह देते हैं क्वथनांक। इसको क्या कहेंगे, क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। और ये आपका हो जाता है, ये क्या हो जाता है, गलनांक। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो ये क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो वही चीज है कि यहाँ पर भी अगर कणों के बीच क्या है, आकर्षण बल आपका ज्यादा है, अगर ये आकर्षण बल आपका ज्यादा है, तो क्या होगा, ज्यादा ताप देना पड़ेगा। अगर आकर्षण बल यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, तो ताप हमको ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब इसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर यहाँ पर आकर्षण बल कम है, ठीक है, तो कम ताप पर ही ये किसमें आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। मतलब इसका जो, इसको जो ताप या ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो कम देनी पड़ेगी, है ना। तो आप सीधे से ये पॉइंट समझ सकते हैं कि ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई पदार्थ जिसके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं, तो हमने आपसे कहा कि या तो ये परमाणु हो सकते हैं, या तो अणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिसके अवयवी कण, ठीक है, जिसके अवयवी कण दुर्बल आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होंगे, उनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। लेकिन जिनके अवयवी कण, जिन पदार्थों के अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उनके लिए जो गलनांक और क्वथनांक होता है, उसका मान उच्च होता है या अधिक होता है। तो ये बात इतनी समझ में आ गई। जी सर। ठीक, तो इसका जरा स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर हम आगे दिखाएं। तो अब देखो, क्षार धातुओं में क्या होता है। तो इसमें हमने बताया कि पहली बात तो क्षार धातु का जो आकार होता है, वो अपने वर्ग में, अपने आवर्त में स्थित अन्य तत्वों से बड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे आवर्त सारणी का, प्रत्येक आवर्त का जो सबसे पहला तत्व होता है, पहला आवर्त छोड़ करके, ठीक है, फिर प्रत्येक आवर्त का जो पहला तत्व होता है, वो होता है क्षार धातु। और क्षार धातु का आकार अपने आवर्त में स्थित अन्य सभी तत्वों से बड़ा होता है। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे कि क्षार धातुओं के बड़े आकार
आकार तथा तथा इनके इनके बाह्य कोश में बाह्य कोश बाह्य कोश में केवल केवल एक अयुग्मित केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण होने के कारण होने के कारण ये ये क्षीण क्षीण धात्विक क्षीण धात्विक धात्विक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं जिसके कारण इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इनका जो आकार होता है वो होता है बड़ा। अगर आकार बड़ा होता है और दूसरी चीज इनके जो बाह्यतम कोश में होता है वो सिर्फ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा NS1 प्रकार का इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बाह्यतम कोश में केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसे जुड़े होते हैं, तो क्षीण धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। क्षीण धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर क्षीण, सबसे पहली तो बात देख लो ये क्षीण क्या होता है। तो क्षीण का मतलब होता है कमजोर कमजोर या दुर्बल। ठीक है, हाँ, तो क्षीण धात्विक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब इनके बीच जो आकर्षण बल पाया जाता है। आबंध क्या है, आबंध भी एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जिसको हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जब कोई अणु बनता है तो अणु में वो जो परमाणु होते हैं, परमाणु बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और ये बंध क्या है, ये बंध भी एक प्रकार का आकर्षण बल है। और ये जो आपका आकर्षण बल होता है, तो इसमें क्षार धातुओं में ये आकर्षण बल कैसा होता है, धात्विक आबंध के द्वारा होता है। और ये कैसा होता है, ये कमजोर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, कमजोर होता है। कमजोर क्यों होता है, क्योंकि इनका बड़ा आकार होता है, और दूसरी चीज इनके बाह्यतम कोश में केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण ये धात्विक आबंध कमजोर होता है। अब ये ना समझ लेना कि धात्विक आबंध कमजोर होते हैं, धात्विक आबंध कमजोर नहीं होते हैं। अगर आप बात करें लोहे की या आप बात करें टंगस्टन की, तो वहां पर भी धात्विक आबंध, अगर कॉपर की बात करें तो वहां पर भी धात्विक आबंध पाया जाता है, लेकिन वहां पर जो धात्विक आबंध होता है वो मजबूत होता है, जिसके कारण उनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, अधिक होता है, उच्च होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो धात्विक आबंध होता है ये कैसा होता है, क्षीण होता है, और जिसके कारण इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो निम्न होते हैं। निम्न का मतलब होता है, निम्न का मतलब कम होते हैं। ठीक है, तो एक टर्म यहाँ पर आया निम्न, तो निम्न भी आप समझ लो, निम्न का मतलब होता है नीचे, निम्न का मतलब होता है नीचे या कम, है ना। तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो निम्न होते हैं। ये बात समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये पॉइंट तो आप समझ गए कि इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो निम्न होते हैं, कम होते हैं।
लेकिन अगर फिर भी आपसे तुलना करने को कहा जाए, जैसे होता क्या है हमारे पास, इसमें जो क्षार धातुएं हैं उसमें लिथियम है, आपका लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, है ना, ये होते हैं। तो ये लिथियम हो गया, ये आपका सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रूबिडियम है और ये आपका क्या है, सीजियम है। ठीक है। तो वैसे तो सबके कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर इनमें से तुलना की जाए, इनमें से तुलना की जाए कि किसका गलनांक कम होता है, किसका क्वथनांक कम होता है, तो अभी हमने कहा कि इनके बड़े आकार के कारण, यहाँ हमने क्या कहा, बड़े आकार, मतलब किसी भी तत्व का आकार जितना बड़ा होगा, किसी भी तत्व के परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा, उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही कम होता है। इसका मतलब जो बड़ा होगा आकार में, उसका गलनांक कम होगा, उसका क्वथनांक भी कम होगा, लेकिन जो आकार में छोटा होगा उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। तो आप जानते हैं कि इसमें जो लिथियम होता है वो सबसे छोटा होता है, तो इसका मतलब कि इसका जो गलनांक और क्वथनांक होगा वो क्या होगा, वो अधिक होगा, किसकी अपेक्षा, सोडियम की अपेक्षा, क्योंकि सोडियम आकार में बड़ा होता है। ऐसे ही पोटेशियम आकार में और बड़ा होता है ना। तो इस प्रकार से इनका जो क्रम होगा, ये होगा आपका काहे का, गलनांक का, और यही क्रम आपका काहे का हो जाएगा, क्वथनांक का। तो ये आपका गलनांक का क्रम है, ये आपका गलनांक का क्रम है, और यही क्रम आपका किसका है, क्वथनांक का। ये बात समझ गए कि बड़े आकार के कारण गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, तो जिसका आकार बड़ा होगा सबसे कम होगा। ठीक है, उससे छोटा आकार किसका होता है, रूबिडियम का, अधिक होगा गलनांक और क्वथनांक, सीजियम से अधिक होगा रूबिडियम का, रूबिडियम से अधिक किसका होगा, पोटेशियम का, पोटेशियम से अधिक सोडियम का, और सोडियम से अधिक आपका लिथियम का हो जाएगा। बताओ, ये बात समझ गए। यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ें। अगला पॉइंट लिखेंगे, हाँ, छठा पॉइंट आपका है धात्विक, धात्विक लक्षण। ठीक, धात्विक लक्षण, तो धात्विक लक्षण क्या होता है, इसके बारे में पहले तो जानो। धात्विक लक्षण आप जानते हैं कि जो तत्व होता है, तत्व है ना, तत्व को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है धातु, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, अधातु, और एक होता है आपका उपधातु। तीन प्रकार के आपके तत्व होते हैं, या तो वो धातु हो सकता है, या अधातु हो सकता है, और या तो उपधातु हो सकता है। तो धातु क्या होते हैं, तो धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन
त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, और अधातु क्या होते हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है या प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, तो अधातु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, और जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है, उपधातुएं क्या होती हैं? जिनके गुण धातुओं से मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये पूर्ण रूप से आपकी धातु नहीं होती हैं, पूर्ण रूप से धातु नहीं होगी, लेकिन इनमें फिर भी धातुओं के कुछ गुण विद्यमान रहते हैं, तो इन्हें हम उपधातु कहते हैं। अब यहाँ पर आपको कंसंट्रेट करना है कि धातु जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आपके प्लस, जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो सभी आपके कैसे होते हैं? धातुएं होती हैं। हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन क्या होता है? वो पॉजिटिव टेंडेंसी भी रखता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी रखता है, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति रखता है। लेकिन जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं। अब देखिए कि कोई भी तत्व जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, वह उतना ही प्रबल धात्विक लक्षण उसमें पाया जाएगा, उसमें उतना ही प्रबल धात्विक लक्षण पाया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी जिसमें अधिक होगी, धात्विक लक्षण उतना ही प्रबल होगा। तो ये जो क्षार धातुएं होती हैं, क्षार धातुओं में पहली बात तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल क्षमता पाई जाती है। क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण ये सभी क्षार धातुएं आपकी प्रबल धात्विक लक्षण को व्यक्त करती हैं। लेकिन फिर भी अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ पर दो चीजें आपकी बनेगी, दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तो ये क्षार धातुएं, ठीक है, क्षार धातुओं के बाद में जिसमें भी धातुएं टर्म लगा है, जैसे क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, मृदा धातुएं, कर्मठ धातुएं होती हैं जो डी ब्लॉक में पाई जाती हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया, फेरस हो गया, कॉपर हो गया, और आपका कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, तो ये आपकी संक्रमण धातुएं होती हैं। तो जिस इसमें भी धातु टर्म लगा है, तो ये भी आपकी सभी किसमें आएंगी? धातु में आएंगी। अधातुओं में जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सभी कैसी होती हैं? ये सभी आपकी अधातुएं होती हैं। उपधातु की बात किया जाए तो जो एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, तो ये सभी आपकी कैसी होती हैं? इनको उपधातु कहते हैं, तो उपधातु कहा जाता है। ठीक? तो यहाँ से आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता प्रबल है, तो उसमें धात्विक लक्षण भी क्या होगा? प्रबल होगा। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। दो चीजें यहाँ पर आपको याद करनी है क्षार धातुओं के प्रत्येक में। हाँ बताओ अनमोल। सर ये जो मतलब कि धातु होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन हाँ, ग्रहण भी कर सकते, ग्रहण भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अधातुएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन जिनमें ग्रहण करने की क्षमता होती है, ये अधातुएं होती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक टर्म बन जाएगा आपका, यहाँ पर एक टर्म बन जाएगा, यहाँ पर एक होता है Cl, क्लोरीन, है ना, तो Cl क्या होता है? ये अधातु होता है, लेकिन माइनस ज्यादातर मोस्टली ये आपको मान लीजिए कि 80% कैसा होता है? माइनस का होता है, लेकिन कहीं कहीं ये आपको Cl प्लस के रूप में भी कई केसों में, ठीक है, तो ये
तो ये भी मिलेगा आपका कि Cl प्लस। लेकिन अब ये कह दो कि Cl प्लस है तो ये धातु होनी चाहिए, नहीं, तो Cl प्लस जरूर है, इलेक्ट्रॉन इसमें त्यागा जरूर है, लेकिन ये धातु नहीं है, क्योंकि धातु का जो गुण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना तो सबसे पहला गुण तो इसका है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य गुणों को भी ये धातुएं फॉलो करती हैं। जैसे इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, दूसरी चीज ये आवाज करती हैं, है ना। अगर ये आपस में पीटी जाए, धातुओं को पीटा जाए, तो इनमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। तीसरी चीज जी, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब धातुओं के हम तार बना सकते हैं, अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इनमें आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, मतलब इनको धातुओं को हम पीट पीट के चादर बना सकते हैं, लेकिन अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपसे कहा जाए कि Cl प्लस तो है, लेकिन ये धातु नहीं है, ये क्या है, अधातु है। तो अधातु सिर्फ इलेक्ट्रॉन त्यागना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ कुछ जो अन्य प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी इनमें होनी चाहिए। समझ गए भाई। सर ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव रहती है, वो भी धातु है ना? अवस्था में रहता है वो अधातु है, ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन क्या है, अधातु है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी धातु कमरे ताप पर द्रव अवस्था ताप पर द्रव अवस्था में रहती है या पाई जाती है। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन, सभी धातुएं आपकी ठोस अवस्था में ही मिलती हैं, सिर्फ एक धातु को छोड़ करके बाकी में होंगी वो सभी ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में ही पाई जाती हैं। लेकिन धातु, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा पारा। आंसर इसका हो जाएगा पारा, जिसको आप मरकरी कहते हो, और ये Hg। क्वेश्चन और पूछ, दूसरा क्वेश्चन ये देखो कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है अधातु, यहाँ पर धातु पूछा था तो ये पारा मरकरी ये लेकिन अधातु पूछ रहा है तो ये हो जाता है आपका ब्रोमीन, ये हो जाता है ब्रोमीन, और ये Br से डिनोट। तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को आपको बहुत बारीकी से देखना है, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चों को क्वेश्चन याद रहता है वो यही ऊपर वाला याद रहता है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और उसका आंसर भी याद रहता है पारा मरकरी, है ना, Hg। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी अधातु, तो ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, और यहाँ देखेंगे कि कौन सी अधातु लिखा है, लेकिन वो आंसर में क्या लगा देते हैं, पारा लगा देते हैं, मरकरी लगा देते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको बारीकी से देखना चाहिए कि आखिर उसमें पूछा क्या जा रहा है। और बताओ, और कोई डाउट है। नहीं सर, नहीं। हाँ, अब यहाँ पर देखो इनका जो धात्विक लक्षण
धात्विक लक्षण वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। धातु, क्षार, धातु, ठीक है, धात्विक लक्षण। एक तो एक तो सामान्य अवस्था में पूछे अगर, ठीक है, एक तो अगर आपसे पूछे सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था, और एक होता है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, ठीक है। सामान्य अवस्था में अगर कहा जाए कि किसमें सबसे ज्यादा प्रबल धात्विक लक्षण होगा तो लिथियम में होगा, तो किसमें होगा, लिथियम में होगा। और अगर गैसीय अवस्था में कहा जाए तो ये जो सीजियम होता है इसमें होता है, ठीक है। तो सामान्य अवस्था में ये रहेगा लिथियम, और अगर गैसीय अवस्था में पूछा जाए तो सीजियम होता है। अब ये गैसीय अवस्था क्या होता है इसके बारे में जरा ध्यान देते हैं। जैसे गैसीय अवस्था, तो ये जो आपका, जब किसी भी बताया ना कि जब इनको क्या भाई इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, जब इसको हम टेम्परेचर देंगे, जब इसको हम एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देने पर ये तत्व गैसियस स्टेट में आने की कोशिश करते हैं, गैसियस स्टेट में आने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जैसे हमने कहा यहाँ पर आपका क्या है, लिथियम, इसको आपने एनर्जी दी, तो ये कैसा बन जाएगा, लिथियम Li प्लस, और प्लस आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। तो लिथियम का जो आकार होता है वो छोटा होता है, आकार छोटा होता है। यहाँ पर क्या होता है, नाभिक होता है, यहाँ पर आपका नाभिक होता है, और यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है, ये आपका, ये इस प्रकार से यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या दे रहे हैं, इसको हम दे रहे हैं एनर्जी, डेल्टा ई। और जब एनर्जी देंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा, Li प्लस में बदल जाएगा। अब जरा ध्यान दो, ये एक और सीजियम का अगर हम बनाएं तो आप जो सीजियम का बनाएंगे तो सीजियम में आपके कितने होंगे, 6, एक पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। इसी प्रकार से ये पांचवा होगा, और फिर ये क्या होगा, छठा होगा, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इसके बाहरी कोष में, ठीक है, इसके बाहरी कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। अब सही है। अब यहाँ पर जरा, हाँ यहाँ पर अब जरा ध्यान दीजिए कि देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक है, नाभिक के नजदीक नजदीक है, तो नाभिक का आकर्षण बल इस पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो एनर्जी भी हमको ज्यादा लगानी पड़ेगी, और जब एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी तब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। मतलब इसका आयनन विभव क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगाई जाती है या दी जाती है, इसी को हम कहते हैं आयनन विभव, आयनन विभव। तो इसका आयनन विभव अधिक हो जाएगा, मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, लिथियम से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहाँ पर अगर सीजियम की हम बात करें तो ये आपका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से काफी दूर होता है, इसलिए नाभिक का जो आकर्षण बल होता है इस इलेक्ट्रॉन पर वो काफी कम होता है, और जब कम होता है तो इसको हम कम ही ऊर्जा देंगे, और ये हमारा कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा। अगर सीजियम से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सीजियम का जो धात्विक गुण है वो इस अवस्था में ज्यादा होगा, ठीक है, किस अवस्था में, गैसियस अवस्था में ज्यादा होगा। लेकिन लेकिन अगर सामान्य अवस्था की हम बात करें तो आप देखिए कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका धात्विक गुण है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है और एक कर्नेल पे डिपेंड करता है। इतना समझ में आ गया, ये अगर समझ में आ गया हो तो इतना आप पहले स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले लें, उसके बाद हम एक दूसरे इस वाली प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इस वाले में तो समझ में आ गया होगा।
क्योंकि यहाँ पर आकार छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आकार बड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी दूर होता है, और इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, धात्विक गुण ज्यादा होगा, इसमें धात्विक गुण कम होगा, लेकिन ये कब होगा, गैसियस स्टेट में होगा। फिर अभी दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं। अब देखो दूसरा दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो धात्विक लक्षण है, धात्विक धात्विक लक्षण संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा तथा कर्नेल कर्नेल के आकार पर, धात्विक लक्षण संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा कर्नेल के आकार पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। कर्नेल का आकार, कर्नेल का आकार जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा तथा तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी होगी धात्विक गुण या धात्विक लक्षण लक्षण उतना ही प्रबल प्रबल होगा। ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, हम ये लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, लिथियम इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो ये 1s2 और 2s1 हो जाएगा। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का 11 होता है, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। इसी प्रकार अगर पोटेशियम की बात करें तो ये 19 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2s1, ये इलेक्ट्रॉन, यही तो आपका क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसी को आप क्या कहते हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन। भाई यहाँ पर ये जो s1 वाला इलेक्ट्रॉन है, भाई इसमें क्या है, 2s1 है ना, ये जो 1 है, यही आपका क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसमें ये जो 3s1 है, यही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी कोष हो गया, इसमें उपस्थित ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब सभी में अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बराबर है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई। संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
सभी में कैसे हैं, बराबर हैं। बताओ, ये बात समझ में आई? बोलो। सिर्फ इतनी बात आपको समझना है कि इन सभी में, मतलब जितनी भी क्षार धातुएं हैं उन सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है, जो सबसे बाहरी कोश में है। जो सबसे बाहरी कोश होता है उसी को हम संयोजी कोश कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सभी के बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, S1 है ना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है। मतलब सभी क्षार धातुओं में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 1 होता है। ये बात इतनी समझ में आ गई? यस सर। अब देखो कर्नेल की बात, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से अगर देखा जाए तो भाई सभी में संयोजी, यहाँ पर ये लिखा है कि किस पे निर्भर करता है धात्विक लक्षण, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। और सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है। अगर सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो फिर इसका धात्विक गुण कैसे हम मतलब जानेंगे कि किसका धात्विक गुण कम है या किसका ज्यादा है। भाई अगर मान लीजिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी में एक होता है, किसी में दो होता है, किसी में तीन होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी धात्विक गुण उतना ही अधिक होगा। तो अगर सभी में, अगर एक में एक होता, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, तो हम कह देते हैं जिसमें तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, तो धात्विक गुण ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉन एक एक होता है। ठीक, तो सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि आखिर किसमें धात्विक गुण ज्यादा है। तो हम किस पे निर्धारित करेंगे, तो हमारा जो ये कर्नेल, जो यहाँ पर क्या आ रहा है, कर्नेल, कर्नेल का आकार, कर्नेल का आकार। तो कर्नेल क्या होता है, तो कर्नेल जानते हो क्या होता है, ये जो संयोजी कोष होता है, संयोजी कोष को छोड़ करके बाकी जो होता है शेष भाग, उसी को हम कर्नेल कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो कर्नेल है, ये संयोजी कोष ये बाहर वाले हो गए, तो ये कर्नेल है ये। ठीक है, सोडियम में अगर देखें तो यहाँ से लगा करके ये इतना कर्नेल, इसको क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं। यहाँ से लगा करके और यहाँ ये कर्नेल होता है। कर्नेल समझ में आ गया? बोलो भाई, कर्नेल समझ में आ गया? ये यस जो सर। संयोजी कोष आखिरी वाला, ये संयोजी कोष, इसको छोड़ करके बाकी का जो भाग है इसी को कर्नेल कहते हैं। ठीक है, इसमें 2s छोड़ करके इधर का भाग ये कर्नेल, इसमें 3s को छोड़ करके ये भाग कर्नेल, इसमें ये 4s का भाग वो छोड़ करके इधर का जो भाग है ये क्या कहलाएगा, कर्नेल कहलाएगा। तो कर्नेल समझ में आ गया? जी सर। अब कर्नेल देखो यहाँ पर कह रहा कि कर्नेल का आकार जितना छोटा होगा, ठीक है, कर्नेल का आकार जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा धात्विक लक्षण उतना ही प्रबल होगा। अब इसमें हमको बताओ इनमें कि कर्नेल, किसमें कर्नेल का आकार छोटा है, सबसे छोटा कर्नेल किसमें है? सर पहले ये वाले में। लिथियम। पहले वाले में, लिथियम में। वेरी गुड, सबसे छोटा है। भाई सोडियम में उसका भी बड़ा, पोटेशियम में उससे भी बड़ा, और अगर हम नीचे जाएंगे, अगर हम और नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, रूबिडियम है, सीजियम है, तो इनमें तो और बड़ा कर्नेल आएगा ना। तो सबसे छोटा किसमें, इसलिए लिथियम का धात्विक गुण सबसे प्रबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना, अतः अतः लिथियम का धात्विक धात्विक लक्षण, या में लिथियम में धात्विक बंध कह दो, ठीक है, या लक्षण कह दो, लक्षण प्रबल होता है। समझ गए भाई इस पॉइंट को? यस सर। ठीक, ठीक है, इतना नोट कर लो। फिर एक पॉइंट और है, उसको भी थोड़ा सा हम जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। या इसके बाद आयनन विभव का पॉइंट है, ठीक है, उसको हम फिर अगली क्लास में ही देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें भी, और जल्दी में बताएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, यस।